हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 6 की हम एनसीईआरटी क्लास 6 की नहीं है, अब हम क्लास 7 की एनसीईआरटीज़ कवर अप करेंगे। क्लास 6 के सारे सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटीज़ कवर हो चुकी हैं। सारे चैप्टर्स को मैंने डिटेल वाइज उसमें कवर अप किया है और उनके वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अब हम क्लास 7 की एनसीईआरटी करेंगे। क्लास 7 की एनसीईआरटी में आज हम अपनी हिस्ट्री यानी अवर पास्ट वॉल्यूम 2 हम करेंगे। क्लास 7 की जो हिस्ट्री है हमारी, आज हम चैप्टर करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम जो 1000 सालों में जो चेंजेस आपको हुए हैं उनके बारे में हम थोड़े बहुत स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, कि किस तरीके से कैसे कैसे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। हमारा इंडिया पहले कैसा था, आज इंडिया हम कैसा ऑब्जर्व करते हैं, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, इन सब चीज़ों को, और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, कैसे पूरी हमारी जो हिस्ट्री है क्लास 7 में वो हमें डिस्क्राइब करके बताती है कई तरीके के किंगडम्स को। हम इसमें सल्तनत के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, 12th सेंचुरीज के बारे में भी हम पढ़ेंगे, मुगल एम्पायर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत हम इसमें पढ़ेंगे। हालांकि वो अब तो कंटेंट हट गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो रेलेवेंट है, तो इसलिए हम वो सब इसमें कवर अप करेंगे। हमारे इसमें अराउंड 8 चैप्टर्स होंगे, जहाँ तक मैं इसे रिकग्नाइज कर पा रहा हूँ कि इसमें हमारे 8 चैप्टर हैं। जी हाँ, बिल्कुल हमारे 8 चैप्टर्स हैं। इसमें हमारे बहुत कुछ हम इसमें देखने को मिलेगा और हमें हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ हमें सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर को, क्लास 7 की अवर पास्ट से। चैप्टर स्टार्ट होता है एक मैप के द्वारा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मैप दिखाया गया है जो ये कहता है कि ये मैप जो है, हम इसमें, ये हमारा एक मैप है जो हमारे 12th सेंचुरी में एक ज्योग्राफर थे जिनका नाम था अली इदरीसी, उन्होंने इसको बनाया था और जिसमें इन्होंने इंडिया को दिखाने की कोशिश करी गई है। अभी हम इसको पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि टेक अ लुक मैप मैप 1 में और मैप 2 में हमें देखना है। मैप 2 आपका है ये वाला मैप, इसको हम देखेंगे, और मैप 1 है हमारा ये वाला। अब ये जो मैप है इसको बनाया गया था 1154 ईस्वी में, यानी 12th सेंचुरी ही हम कहेंगे उसे। तो 1154 से कॉमन एरा में जो है वो इसे बनाया था। किसने? एक अरब ज्योग्राफर थे जिनका नाम था अल इदरीसी। इसमें कहते हैं कि द सेक्शन रिप्रोड्यूस्ड हियर इज अ डिटेल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। बेसिकली ये जो है एक बड़े से नक्शे का टुकड़ा है। अल इदरीसी ने जो है वो एक बड़ा मैप बनाया था, वर्ल्ड मैप। उस वर्ल्ड मैप में से एक छोटा सा सेगमेंट निकाला गया है जिसमें इंडिया को दिखाया गया है, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट को दिखाया गया है। बिल्कुल डिफरेंट है, आप इसे बिल्कुल भी आप रिकग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि वाकई में इंडिया ही है कि नहीं, ठीक है। लेकिन अभी पता चलेगा इसमें क्या चीज़ है। मैप 2 में आगे, जिसका मैंने अभी आपको इमेज दिखाया था, मैप 2 दिखाया था, वो 1720 में एक फ्रेंच कार्टोग्राफर थे, उन्होंने इसको बनाया था। 2 मैप बने हैं, एक अल इदरीसी जो कि अरब के ज्योग्राफर है, उन्होंने बनाया था, और दूसरा मैप हमारा 1720 में देखने को मिलता है, फ्रेंच कार्टोग्राफर। यानी करीब अराउंड मान के चलें तो हम इसे करीब ये 600 साल का डिफरेंस टाइम पीरियड यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो इन 600 सालों में मैप कैसा बदल गया, इस चीज को हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि जो 2 मैप हैं आर क्वाइट डिफरेंट है, इवन दो दे आर ऑफ सेम एरिया, यानी कि सेम एरिया के ही है। इंडिया पहले जैसा था वैसे सेम एरिया है, लेकिन आपको जो डिफरेंस नजर आएगा वो बखूबी आप देख सकते हैं। अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इदरीसी का जो मैप है, साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज द आइलैंड एट द टॉप। यहाँ पर ये कह रहे हैं, ये जो आपको रीजन दिख रहा है, ये जो मैप में मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली जो है वो सदर्न पार्ट है। ये इंडिया का सदर्न रीजन है आपका, ये तमिलनाडु और केरला और के जो रीजन्स हैं ये वो रीजन है। और ये है आपका श्रीलंका, ये श्रीलंका आपका तो नहीं कहेंगे, ये श्रीलंका कंट्री है, ठीक है। तो इस श्रीलंका, तो ये एक उल्टा मैप दिखाया गया है, यानी कि इसका जो सदर्न पार्ट दिखाया है वो नदर्न पार्ट में है, और जो इसका नदर्न पार्ट है वो आपको नीचे सदर्न पार्ट में दिख रहा है। यहाँ पर इसका ये जो है वो ये नदर्न पार्ट होगा इंडिया कंट्री का, जो कि हमें इस मैप में सदर्न पार्ट में दिखाया गया है, ठीक है। प्लेसेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरबिक, क्योंकि ये अरब जोग्राफियर के द्वारा बनाया गया है, अल इदरीसी के द्वारा, तो इसमें जो नाम लिखे गए हैं वो अरबिक में ही लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पर मैप में जो डिटेल दे रखी है इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या है कि ये सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड मैप ड्रॉन बाय ज्योग्राफर अल इदरीसी इन द 12th सेंचुरी शोइंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम लैंड टू सी। ये लैंड टू सी दिखाया गया है, यानी कि ये लैंड है आपका, ये जमीन है, और ये है आपका सी।
ये आपका सी एरिया दिखाएगा। तो ये लैंड टू सी का सरफेस हमें दिखाया गया है 12th सेंचुरी में मैम। विकीपीडिया में मैंने इसकी इमेज देखी थी, आपको भी देखने को मिल जाएगी। विकीपीडिया पे आप इमेज देखेंगे तो आपको पूरा एक वर्ल्ड का मैप दिख जाएगा, और उस वर्ल्ड के मैप में आपको ये इमेज जरूर दिखाई देगी, आप उसे गौर से अगर देखेंगे तो, ठीक है। तो इसमें जो नाम है वो अरबिक में है, क्योंकि बनाया है इसे अरब के जोग्राफर अल इदरीसी ने। एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश स्पेल्ड इन द मैप एज कनौज, ठीक है। तो नाम वैसा ही है, लेकिन इसको लिखा गया है उसी, अगर आपको अगर उर्दू से फिर अगर आप उर्दू को जानते हैं, आपने देखे हैं उसके फॉन्ट स्टाइल को देखा है, तो यहाँ उसमें आपको उत्तर प्रदेश का कन्नौज देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है मैप में, लेकिन वो अरबिक में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं मैप 2 की। मैप 2 वॉज मेड नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप 1। मैप 1 के 600 साल बाद मैप 2 बनकर आया है, फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा बनाया गया था। अच्छा, ये मैप के बारे में भी हम देख लेते हैं कि ये सब कॉन्टिनेंट बताया गया है, द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी में, क्योंकि ये 1720 में बनाया गया था। तो 1720 का मतलब ये हो गया अर्ली 18th सेंचुरी स्टार्ट हो गई थी। एटलस है ये नवाऊ ऑफ गिलमेओ दे आइसल, ये उसके एटलस से एक इमेज बनाई हुई मैप बनाया हुआ है, ये पूरा का पूरा फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा। ड्यूरिंग दिस पीरियड इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज कंसिडरेबली। आप बखूबी आराम से कंपैरिजन कर लोगे कि ये मैप जो बना हुआ है, ये जो मैप बना हुआ है मैप 1 कितना डिफरेंट है मैप 2 से, आपको बखूबी दिख रहा होगा। इसमें आपको बखूबी इंडिया वैसा दिख रहा होगा जैसा आज हम इंडिया देखते हैं। तो दिस मैप सीम्स मोर फेमिलियर टू अस एंड कोस्टल एरियाज इन पर्टिकुलर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड। यहाँ पे बखूबी पूरा आप देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे देखेगा तो ये कोरोमंडल दे रखा है, कोरोमंडल दे रखा है, यानी कोरोमंडल रीजन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये गल्फ ऑफ बंगाल, जैसे कि हम, जो कि आज के टाइम में बे ऑफ बंगाल भी हम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर आइसलैंड ऑफ बंगाल भी देखने को मिल रहा है, आइलैंड ऑफ बंगाल यहाँ पर। ये आपको ये अंडमान भी देखने को मिल रहा है, अंडमान निकोबार यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा आप इसको और जूम अगर करके देखेंगे, जब आप मैप बुक में देखेंगे तो आपको और इमेज क्लियर होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कोस्ट डे मालाबार, यानी कि ये मालाबार कोस्ट है। तो हालांकि जो मैप आज हम देख रहे हैं वही मैप 1720 में एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था, और कुछ हद तक वो आज तक सिमिलर है, बस नाम का थोड़ा बहुत डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कोरोमंडल, तो हम इसे कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही मालाबार हम कोस्ट कहते हैं, जो हमारी लैंग्वेज में है, लेकिन उसने फ्रेंच ने बनाया तो उनकी फ्रेंच लैंग्वेज में ही इनको लिखा गया है। दिस मैप वॉज यूज बाई यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट ऑन देयर वॉयज। इस मैप का इस्तेमाल करा गया था यूरोपियन जो सेलर्स थे, जो मर्चेंट्स थे, और जो वॉयज से, यानी कि जो शिप से ट्रैवल करा करते थे, उनके द्वारा इस मैप को जो है वो यूज करा गया था इंडिया को एक्सप्लोर करने के लिए। एक सवाल है, इसको आप पढ़िएगा और करने की कोशिश करिएगा। आगे देखेंगे, इक्वली इंपॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर्ड इन 2 पीरियड। दोनों ही तरीके से आप देखिए, वहां पे उस टाइम पे जो 1154 में जो अल इदरीसी ने मैप बनाया, उसमें जो कार्टोग्राफी बनाई हुई थी, जिस तरीके से उसने मैप प्रेजेंट करा था, बेसिकली कार्टोग्राफी वो होते हैं जो मैप बनाते हैं, उनको हम कार्टोग्राफर ही कहते हैं। तो वो 2 पीरियड्स में, यानी कि 1154 और 1720 के जो टाइम पीरियड, यानी 1156 में जो आपने मैप देखा वो कितना डिफरेंट है, और 1720 में जो आपने मैप देखा वो कितना डिफरेंस है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो साइंस ऑफ कार्टोग्राफी भी कुछ हद तक बदली हुई आपको नजर आएगी, क्योंकि उस टाइम में 1154 में साइंस का इस्तेमाल करके मैप बनाया गया था, और उसके 600 साल बाद 1720 में फ्रेंच कार्टोग्राफर ने इस्तेमाल करी थी साइंस, तो उन्होंने मैप उस तरीके से बनाया। तो ये 2 पीरियड में जो साइंस का इस्तेमाल हुआ है, जो साइंस का यूज हुआ है कार्टोग्राफी में, वो डिफरेंट है। जब कोई हिस्टोरियंस, व्हेन हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट मैप्स एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट, दे हैव टू बी सेंसिटिव टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, द कंटेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वॉज प्रोड्यूस। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि हिस्टोरियंस जो होते हैं, जब कोई हिस्ट्री वो लिखते हैं ना, तो वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को, डिफरेंट मैप्स को और डिफरेंट टेक्स्ट को जो है वो पास्ट के, उनको वो पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स को वो रीड करते हैं, मैप को एनालाइज करते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से, जो डिफरेंट टेक्स्ट हैं उनको भी जो है वो पूरा तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, उनकी बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं, और उससे जो है वो डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स जो होते हैं वो उसको लेके काफी हद तक वो सेंसिटिव होना चाहिए, क्योंकि हर एक हिस्टोरियंस जो होता है वो जो भी हिस्ट्री के बारे में लिखता है ना, तो वो अपने पर्सपेक्टिव से लिखता है, यानी उसकी नजर में क्या चीज है, ठीक है, उसकी नजरिया क्या है उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके। हो सकता है भाई हम जो ऐसा आज सोच रहे हैं वैसा कोई और
उस चीज़ के बारे में ना सोच रहा हो, तो वो अपने अपने नज़रिए से जो है वो हिस्ट्री को लिखते हैं, हिस्टोरियंस जो होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही इन्होंने कहा कि अपने अपने नज़रिया होते हैं, अपना अपना तरीका होता है हिस्ट्री को प्रेजेंट करने का और समझने का, तो वो उस चीज़ की यहाँ पर बात करी गई है। अब एक चीज़ यहाँ पर भी है कि नई और ओल्ड टर्मिनोलॉजीज कैसे निकल कर आई। हम जो हैं अलग अलग टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है, और उस टर्म का अलग ही अलग मीनिंग निकल आता है। कभी कभार शब्दावली तरीके से कहा जाए तो बदल जाती है। हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उस वर्ड को हम अलग अलग कंटेक्स्ट में इस्तेमाल कर लेते हैं कभी कभार। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि नए और ओल्ड टर्मिनोलॉजीज का कैसे इनोवेशन हुआ, कैसे ये सामने नजर निकल कर आई। If the context in which information is produced changes with time, what about language and meanings? यानी कि जो कह रहे हैं, अगर हम इंफॉर्मेशन को, जो हमने इंफॉर्मेशन गैदर करी है, निकाली है, जो प्रोड्यूस करी है, वो चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो फिर लैंग्वेज के मीनिंग के बारे में क्या? ठीक है, लैंग्वेज के मीनिंग के बारे में क्या? अभी हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमने बहुभी देखे, कहीं संस्कृत में आपको रिकॉर्ड मिल रहे हैं, कहीं आपको प्राकृत में लैंग्वेज में रिकॉर्ड मिल रहे हैं, कहीं कोई जो ट्रैवलर आ रहा है, पिलग्रिम में जा रहा है, वो अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके जो है वो पूरा एक अकाउंट लिख रहा है, डॉक्यूमेंटेशन लिख रहा है, सारी चीज़ें जो ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो मिलते हैं वो अलग अलग लैंग्वेज में मिल रहे हैं। वो जो है वो चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स, जिसमें काफ़ी हद तक साल 1000 साल का जो टाइम पीरियड है वो अच्छा खासा सफिशिएंट होता है किसी चीज़ के बदलाव होने में। ठीक है, तो वो समय के साथ साथ धीरे धीरे उसमें चेंजेस होने लगे। जो मिडिवियल पर्शियन है ना, एग्जाम्पल के तौर पर जो मिडिवियल पर्शियन है वो काफ़ी डिफरेंट है मॉडर्न पर्शियन से। यानी जो हम मिडिवियल में जो पर्शियन का इस्तेमाल, लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी, आज वो मॉडर्न लैंग्वेज, मॉडर्न पर्शियन जो है वो काफ़ी हद तक बदल गई। ठीक है, क्योंकि सिनेरियो बदल रहा है, चेंजेस हो रहे, सिचुएशंस बदल रही हैं, तो वो मिडिवियल पर्शियन और मॉडर्न पर्शियन में काफ़ी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। वैसे लैंग्वेज हमारी तो है नहीं वो। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकैबुलरी, द मीनिंग ऑफ वर्ड ऑल्सो चेंज ओवर टाइम। अब यहाँ पर जो डिफरेंस दे रखा है ना लैंग्वेज को लेके, वो ये कह रहे हैं कि ग्रामर और वोकैबुलरी में ही चेंजेस नहीं है, बल्कि उसके शब्द में भी, उसके शब्द के मीनिंग में भी, एक अर्थ में भी जो है वो बदलाव हो गया है। ठीक है, किसी चीज़ की ग्रामर में कुछ ना कुछ नए रूल्स निकल कर आ जाते हैं कि अब हम इसको ऐसे नहीं इस्तेमाल करेंगे तो इसको ऐसे इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, वोकैबुलरी नई नई निकल कर आ रही हैं। एक ही जो सिनोनिम्स जिसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं, भाई एक वर्ड है उसके कितने कितने वर्ड निकल कर आ गए हैं। जैसे अब हिस्ट्री है, हिस्ट्री हम नॉर्मल कहते हैं, लेकिन हिस्ट्री अब हमारी बुक क्या है, एनसीईआरटी की, आवर पास्ट है, तो यानी वो भी एक हिस्ट्री को जो है रेफरेंस कर रही है कि उसका वही मीनिंग निकाल रही है। तो वैसे ही नई वोकैबुलरी निकल कर आई, फिर उनके अर्थ भी निकल के आए नए नए। तो इस तरीके से चेंजेस हमें देखने को मिले। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि अगर हम हिंदुस्तान का टर्म लें, जो हम हिंदुस्तान है, हमारे भारत का जो नाम है वो इंडिया और भारत भी है, लेकिन उसके अलावा जो हम हिंदुस्तान भी उसे कहते हैं, भाई हमारे कंट्री का नाम हिंदुस्तान है। तो फॉर एग्जाम्पल कि टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, हिंदुस्तान को आज हम क्या मानते हैं, इंडिया कहते हैं। इंडिया उसका दूसरा नेम है, सिनोनिम है, जिसको हम कंसिडर करते हैं कि एक मॉडर्न नेशन स्टेट है। इंडिया जो है वो हमारा एक मॉडर्न नेशन स्टेट है। जब ये टर्म, हिंदुस्तान का जो टर्म है, वो इस्तेमाल हुआ था 13th सेंचुरी में, किसके द्वारा, मिनहाज ए सिराज के द्वारा, जो कि एक क्रॉनिकलर था जिसने पर्शियन में लिखा था। यानी मिनहाज ए सिराज जो था वो एक पर्शियन क्रॉनिकलर था, और उसने जो था वो हिंदुस्तान को डिफाइन कैसे करा था, उसने जो था वो हिंदुस्तान को डिफाइन करा था इस तरह से कि उसके हिसाब से, उसके नजरिए के हिसाब से, कि पंजाब, हरियाणा और जो गंगा और यमुना के जो बीच का रीजन है, द्वाब क्षेत्र जो है, गंगा और यमुना के बीच का द्वाब क्षेत्र है, उसको मिला के उसने कहा था कि ये हिंदुस्तान है। यानी कि आप पंजाब देख लो, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच का जो इलाका है, बेसिकली जो आपका दिल्ली और उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में जाता है, बेसिकली उत्तर प्रदेश में कहेंगे क्योंकि बिहार में यमुना नहीं जाती, वो मिल जाती है इलाहाबाद में, आगे यमुना संगम हो जाता है। तो वहां पर कह रहे हैं कि वो पूरा क्षेत्र जो था वो हिंदुस्तान कहा जाता था। अब हिंदुस्तान यहीं तक सिमटा हुआ ना इनके हिसाब से, मिनहाज सिराज के हिसाब से, कि पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के जो दोआब क्षेत्र हैं, यानी इन तीन को मिला के जो है वो हिंदुस्तान है, उसके हिसाब से ये था। तो इसका मतलब ये कि जो सदर्न पार्ट है, जो डेकन एरियाज है, जो मिडिल पार्ट है, जो हम मालवा प्लेटो, वो तो इंक्लूड ही नहीं है इसका मतलब इसमें। तो उसके हिसाब से हिंदुस्तान वहां तक का था। He used the term in a political sense for land that were a part of the dominion of the Delhi Sultanate.
दिल्ली सुल्तान, यानी वो ये कह रहा है कि उसने इस टर्म को, यानी हिंदुस्तान का जो टर्म है, उसने उसको पॉलिटिकल सेंस के हिसाब से जो है वो इस्तेमाल करा था। और उसने ये कहा था कि ये दिल्ली सुल्तान के डोमिनियन का क्षेत्र है, सिर्फ इतना ही जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान है। ठीक है, क्योंकि अब बात ये ना कि जितना दिल्ली सुल्तान का एक कब्जा था, जिस जगह पे, जितने एरिया पे कवर था, वो उसको हिंदुस्तान मानते थे। जो एरियाज इसमें इंक्लूड करेगा, द एरियाज इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। अब दिल्ली सल्तनत जो थी वो फैलाव हो रहा था, उसमें एक्सपेंशन हो रहा था, वो एक्सटेंट उसका बढ़ता चला जा रहा था क्षेत्र। तो जितना क्षेत्र बढ़ता चला जा रहा था, उतना उतना वो हिंदुस्तान बनता चला जा रहा था। लेकिन यही उसका एक्सपेंशन जो है वो साउथ इंडिया में आके रुक गया। नहीं, साउथ इंडिया में दिल्ली सल्तनत प्रिवेल नहीं कर पाई, ना वो कब्जा कर पाई। तो वो नहीं, जो भी सदर्न इंडिया से जो ऊपर का हिस्सा था जितना भी, वो दिल्ली सल्तनत के अंदर था, और वही दिल्ली सल्तनत के अंदर का हिस्सा कहा जाता था हिंदुस्तान। बाय कंट्रास्ट, इन अर्ली 16th सेंचुरी बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी है। अब यहाँ पर ये कह रहा ज्योग्राफी, द फौना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब इसी ही चीज को, इसी ही हिंदुस्तान को 16th सेंचुरी में बाबर ने डिफाइन करा। उसकी नज़र में हिंदुस्तान क्या था? उसकी नज़र में हिंदुस्तान ये था कि हिंदुस्तान की जो ज्योग्राफी है, जो एक भूगोलिक क्षेत्र है, उसका जो एक फौना है, यानी जो एनिमल की जो वैरायटी ऑफ ब्रीड्स हैं उसको, और जो सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले जो इनहैबिटेंट है उनका जो कल्चर है, उन तीनों को मिला के बाबर ने कहा कि ये हिंदुस्तान है। अब यहाँ पे आप फर्क समझ रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं कि मिनहाज सिराज के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्र का जो रीजन है वो आपका हिंदुस्तान है, और जो एक्सपेंशन हो रहा है तो वो धीरे धीरे हिंदुस्तान बढ़ता चला गया। लेकिन बाबर के मुताबिक ये कह रहा है कि ज्योग्राफी और फौना एंड कल्चर जो है इनहैबिटेंट का, सब कॉन्टिनेंट का, वो हिंदुस्तान है। तो दोनों का नजरिया, दोनों का पर्सपेक्टिव यहाँ पे हमें अलग देखने को मिल रहा है। As we will see in the later chapter, this was somewhat similar to the way 14th century poet Amir Khusro used the word Hind। यानी कि अभी हम आगे के चैप्टर्स में इसको पढ़ेंगे कि अमीर खुसरो का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, 14th सेंचुरी के एक पोएट गए हैं, गुजरे हैं अमीर खुसरो, उनका जो एक व्यू पॉइंट था वो कुछ हद तक जो था वो सिमिलर था। किससे सिमिलर था? वो सिमिलर था, बाबर से ही सिमिलर था। यानी बाबर और अमीर खुसरो के पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो सिमिलर था, कुछ हद तक सिमिलर था। लेकिन बाबर का और मिनहाज सिराज का पॉइंट ऑफ व्यू हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव में वो डिफरेंट था। While the idea of the geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associated with today। अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का जो टर्म इस्तेमाल करा गया है वो उसकी ज्योग्राफिकल और उसकी एंटिटी के हिसाब से ही है, तो हम उसको इंडिया कंसिस्ट करते हैं, लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट। ठीक है, यानी कि हम इंडिया को जो है वो जो आइडिया था ना, ज्योग्राफी, जो कि भूगोलिक क्षेत्र, और जो कल्चरल एंटिटी का जो एक आइडिया था जो इंडिया में एग्जिस्ट करता है, यानी कि उस हिसाब से, यानी हम अगर ये मान के चलें कि इंडिया में, इंडिया का नाम जो था वो पहले उसकी ज्योग्राफिकल और उसकी कल्चरल एंटिटी के बारे में के हिसाब से कंसिडर करा जाता था। यानी कि हम आज़ादी होने से पहले 1947 से पहले जो था वो इंडिया को एज अ ज्योग्राफिकल और कल्चरल एंटिटी के हिसाब से हम उसको रिकग्नाइज करते थे कि ये एक इंडिया है। ठीक है, इंडिया है। लेकिन हिंदुस्तान का जो वर्ड था ना, जो टर्मिनोलॉजी हिंदुस्तान की इस्तेमाल करी जाती थी, हिंदुस्तान को अगर यूज़ कर रहे हैं तो हिंदुस्तान को जो है वो एज अ पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग नहीं मिला था। वो हमें कब मिला? वो हमें जब आज़ादी मिल गई हमें, और जब हमारे अंदर एक तरीके से रिवोल्ट जागा, जब हम यूनाइट हुए ये समझते हुए कि ब्रिटिश हम पर जो है वो एट्रोसिटीज़ कर रहा है, हम पर जो है वो जुल्म कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, तो हम सब यूनाइट हुए और हमने डिमांड करी कि भाई हमको एज अ नेशन जनरेट होना है, एज अ नेशन बनना है, हम अपने आप में खुद रूल करना चाहते हैं अपनी कंट्री के ऊपर। तो वो जो कंसेप्ट था वो हमारा पहले कंसेप्ट नहीं था। यानी पहले जो हिंदुस्तान था हमारा, या हम इंडिया कह लें पहले, तो वो हमारा ज्योग्राफिकल और कल्चरल एंटिटी को ही बिलीव करता था। यानी कि हमारा सिर्फ इतना क्षेत्र अगर हम कह रहे हैं तो हमारा ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया, अब इसमें कोई भी कंट्रोल कर रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम आज़ाद हुए अपने आप में, तो हमारा जो एक था एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा खुद का जो था, उसको एक नेशनल, उसको एक मीनिंग मिल गया कि अब हम राष्ट्रीय हैं, हमारा एक नाम होगा, हमारी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी होगी, हमारा खुद का एक लैंड एरिया होगा, और हमारा उस पर खुद का एक कंट्रोल होगा, उसके लोगों का राज होगा वहाँ पर। तो ये एक यहाँ पर बात करी गई है।
ठीक है। हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म दे यूज बिकॉज दे मेंट डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। हिस्टोरियंस को जो है वो बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता था अबाउट द टर्म्स के मुताबिक, यानी कि हम जिस तरह का टर्म हम जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उस चीज़ को लेके काफ़ी हद तक उनको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता था, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट था। बाय द टाइम जैसे जैसे टाइम पास्ट में आप जैसे चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे थे तो उनका अपना एक अलग पर्सपेक्टिव था। तो हिस्टोरियंस को बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है अबाउट द टर्म्स जो वो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसके अपने अपने अलग एक मीनिंग बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं इसको हम समझते हैं कि सिंपल टर्म्स के मुताबिक फॉरनर शब्द हमारे लिए क्या होता है, कॉमन शब्द है कि भाई विदेशी है, हम लोग इसे यही तो कंसिडर करते हैं। इसका मतलब ये होता है मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन, जो इंडिया में से ना जुड़ा हुआ हो, जिसके पास इंडिया की सिटीजनशिप ना हो, वो हमारे लिए इंडियन नहीं है, वो हमारे लिए फॉरेनर है। यही एक कॉमन मीनिंग निकल कर आता है। लेकिन मिडाइवल पीरियड में फॉरेनर जो थे वॉज एनी स्ट्रेंजर, कोई भी एक अजनबी हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज, यानी कि अगर हम किसी गांव को मान के चलें तो उसमें कोई भी एक अनजान शख्स अगर आ जाता है तो वो स्ट्रेंजर है, क्योंकि वो जोग्राफिकल एरिया उसमें लिमिटेड था। सपोज एक ये जोग्राफिकल एरिया है, यहाँ पर ये दूसरा जोग्राफिकल एरिया है, यहाँ से एक शख्स चला और यहाँ पर जाके एंटर कर गया तो यहाँ पर वो कहलाएगा क्या, फॉरेनर। ठीक है। और अगर कोई इस जोग्राफिकल एरिया का पर्सन यहाँ पे आके विजिट करता है तो यहाँ पर वो कहलाएगा फॉरेनर। तो यानी कि हमारे इंडिया में जो था पहले तो राजा रजवाड़ों का हिसाब किताब था, ठीक है, और उससे पहले तो हमारा इंडिया अलग ही था जिसको हमने मैप में अभी देखा। तो वही फॉरेन जो कंसिडर हम टर्म इस्तेमाल करते थे वो एक ही जगह पर रहकर, एक ही मतलब एक बाउंड्री में रहकर कोई दूसरा चला रहा है, यानी कि एक गांव छोड़ के वो दूसरे गांव में अगर जा रहा है तो वो फॉरेनर हो गया। हम विदेशी मानते हैं कि भाई इंडिया का कोई अगर बाहर जा रहा है तो वहाँ के लोग उसे इंडिया वाले को समझेंगे फॉरेनर, और कोई जो दिल्ली में घूमते हैं, जो मुंबई में आते हैं घूमने के लिए, तो वो हमारे लिए फॉरेनर होते हैं। लेकिन वो दूसरे कंट्री से आते हैं, दूसरी ज़मीन से आते हैं। हमारे इंडिया में क्या था, उसमें वही चीज़ थी। ये कह रहे हैं कि समवन हु वाज नॉट पार्ट ऑफ द सोसाइटी और कल्चर, जो इस सोसाइटी और उस कल्चर का पार्ट ना हो और वो यहाँ पर उस जगह पर पहुँच रहा है दूसरी जगह पर, तो वो फॉरेनर हो गया। उसको हम कहेंगे हिंदी में क्या कहते हैं, वो परदेसी हम कह लेते हैं। अगर हम अरबी उसमें पर्शियन लैंग्वेज में हम उससे कहें तो वो अजनबी है हमारे लिए। ठीक है। एक सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर, यानी कि अब आप ये समझो कि एक सिटी में जो रह रहा है निवासी, सिटी में कोई रह रहा है, पुराने उसकी बात कर रहे हैं हम, मिडाइवल पीरियड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो वहाँ पे कोई सिटी में रहने वाला शख्स है, सही है, सिटी है, उसमें लोग रह रहे हैं। अब उसी शहर में, उसी सिटी में एक जंगल से निकलकर एक बंदा अगर शहर में घुस रहा है तो शहर वाले उस जंगल वाले निवासी को कहेंगे क्या, फॉरेनर कहेंगे। कहीं से कहीं तक टर्म अलग बदल रही है, बदल गई टर्म। तो वो चीज़ यहाँ पर कही गई है। बट टू पीजेंट लिविंग इन सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर्स, यानी कि एक ही गांव में दो पीजेंट्स रह रहे हैं तो वो फॉरेनर नहीं है एक दूसरे के लिए। इवन दो दे हैव डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड, यानी कि अगर वो एक ही गांव में दो लोग अलग अलग रह रहे हैं जिनके रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड, कास्ट बैकग्राउंड अलग अलग हैं, लेकिन वो आपके लिए फॉरेनर नहीं है। लेकिन वहीं कि शहर में एक बंदा पहुंच जाए जो बिलोंग करता है फॉरेस्ट से, तो वो उसके लिए फॉरेनर हो गया। तो ये टर्म हम फॉरेनर का पहले कैसे इस्तेमाल करते थे और आज हम कैसे इस्तेमाल करते थे, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई हिस्टोरियंस की और इनके सोर्सेज की, क्योंकि हम अभी हिस्टोरियंस की बात कर रहे थे कि हिस्टोरियंस का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, अपने नज़रियात होते हैं, वो किस तरीके से चीज़ को देख रहे हैं। क्योंकि वो मैप्स को, डॉक्यूमेंट्स को और टेक्स्ट्स को जो है वो अपने हिसाब से, अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उस चीज़ को मानते हैं और उसी के हिसाब से जो है वो हिस्ट्री को लिखते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हिस्टोरियंस और उनके सोर्सेज के बारे में हम जान लेते हैं। भाई उनको लिखने का साधन कैसे मिला, उनको लिखने के लिए कहाँ से बातें मिल गई कि वो उन्होंने ये सारी फैक्ट्स लिखे हैं, सारी नॉलेज लिखी है, इन्फॉर्मेशन लिखी हुई हैं। तो हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड। हिस्टोरियंस क्या थे, हिस्टोरियंस जो थे वो यूज करते थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज, अलग अलग तरह के वो स्रोत इकट्ठा करते थे, उनको समझने की कोशिश करते थे जो डिपेंड करते थे पास्ट के पीरियड से, ऑफ देयर स्टडी एंड नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। यानी वो जिस तरह से भी जो है वो उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही थी पास्ट के मुताबिक और उनके अपने नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उन सोर्सों का वो इस्तेमाल करा करते थे हिस्ट्रीज को लिखने के लिए। लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम क्लास 6 की अगर हम बात करें तो हमने अबाउट द रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, हर्षवर्धन की डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ा था, जीनोलॉजीज हमने इनकी पढ़ी थी।
ठीक है। तो वहां पर हमने गुप्ता और हर्षवर्धन की डायनेस्टी के बारे में हमने समझा था। तो उसमें हमें क्या क्या मिला था, हमें उसमें बहुत सी जानकारियां मिली थी जो लिखी हुई थी हिस्टोरियंस के मुताबिक, ठीक है। तो इन दिस बुक में वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर्स फ्रॉम रफली 700 से लेके 1750 का ये टाइम पीरियड इन्होंने कहा है कि हम इस 1000 साल के टाइम पीरियड को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हिस्ट्री और उसके सोर्सेज के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे कि यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड। कुछ आपको इसमें कंटिन्यूटी मिलेगी, नोटिस करेंगे हम चीज़ें इसमें कि हिस्टोरियंस की उस टाइम पीरियड को लेके क्या स्टडी रही थी, उस चीज़ को हम इसमें यहाँ पर नोटिस करेंगे। दे स्टिल रिले ऑन क्वाइंस, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर्स, टेक्सचुअल रिकॉर्ड फॉर इन्फॉर्मेशन। अब देखो हमें पुराने टाइम पीरियड में हमें कॉइन्स मिले थे, हमने कॉइन्स की इमेजेस देखी थी बुक्स में, हमें कॉइन्स मिले थे, हमने इंस्क्रिप्शंस के बारे में भी समझा था, इंस्क्रिप्शन के साथ साथ हमने आर्किटेक्चर को भी समझा था। अगर याद हो आपको एग्जैक्टली कि लास्ट चैप्टर जो था हमारे क्लास 6 के एनसीईआरटी का चैप्टर 10 जिसका नाम था बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स, उसमें हमें बहुत से रिकॉर्ड्स मिले थे। आर्किटेक्चर को हमने समझा था, बिल्डिंग किस तरीके से बनाई जाती थी, बड़े बड़े स्तूपास जो बनाए गए वो कैसे बनाए गए। हमें कुछ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स भी मिले थे जो हम बुक्स में कह सकते हैं, हमने महाभारत और रामायण का सारा उसमें हमने एग्जाम्पल दिया था, हमने कहानी भी पढ़ी थी कोवलम की, मधावी और कन्नौजी की, तो वो हमारे टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स थे, ठीक है। तो वो उन पर डिपेंड करते थे कि उनसे क्या उन्हें इंफॉर्मेशन मिल रही है। बट देर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी, कुछ हद तक डिसकंटिन्यूटी थी, क्यों, क्योंकि बीच में कुछ चीजें गायब सी हो गई थी, तो वहां पे एक कंटिन्यूटी नहीं रह पाई थी। द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। लेकिन जब अब इस पीरियड में हम आए हैं तो हमें रिकॉर्ड्स अच्छे खासे मिलने लगे, ड्रामेटिकली हमें जो है यहाँ पर कुछ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं इस पीरियड के। दे स्लोली डिस्प्लेड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन थ्रू दिस पीरियड, पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो थी वो हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे पास थी, और लिखने के लिए हिस्टोरियंस के पास जो था वो पेपर जो था वो काफ़ी हद तक जो है वो चीपर हो गया था। पहले तो पेपर का कोई इस्तेमाल था नहीं, पेपर की बारे में कोई ऐसी कोई नॉलेज भी नहीं थी। अब यहाँ पर जब पेपर की बात करिए तो वैल्यू ऑफ पेपर के बारे में भी हम जिक्र करेंगे कि हिस्ट्रीज को लिखने के लिए क्या चीज़ थी, हिस्ट्री को लिखा कैसे जाएगा। पहले तो वर्बली चलती थी ना, ट्रांसफर करते थे सारी चीज़ें, वर्बली को वर्बल तरीके से ट्रांसफर होता था लेकिन सारा। लेकिन उसके बाद एक टाइम पीरियड आया जिसमें पेपर का इन्वेंशन हुआ। ये भी आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक्स में पेपर के बारे में लिखा हुआ है कि पेपर कैसे बनाया गया था, ठीक है। वो पूरा एक पल्प बनाया गया था, उस पल्प को जो है वो प्रेस करा गया था, और प्रेस करने के बाद फिर उसको सुखाया गया था, और सुखाने के बाद वो एक पेपर आया था और उसके ऊपर फिर सारी इन्फॉर्मेशन को लिखा जाता था। तो वैल्यू ऑफ द पेपर के बारे में यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मिडिल ऑफ द 13th सेंचुरी, मिडिल ऑफ द 13th सेंचुरी का मतलब हो गया 1250 के आसपास का टाइम पीरियड हो गया। तो एक स्कॉलर को अगर कॉपी बनानी होती थी किसी बुक की, लेकिन उसके पास एनफ पेपर नहीं हुआ करता था, वो क्या करता था, उन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को जो है वो वॉश ऑफ कर देता था जिसकी उसे ज़रूरत नहीं होती थी। और जब वो पेपर यानी कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट खाली हो जाती थी, फिर उसको सुखा के जो था वो उसके ऊपर दोबारा से राइटिंग करता था, यानी वो एक कॉपी बनाता था, यानी उन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को जो है वो वॉश्ड ऑफ कर दिया करता था, धो दिया करता था, जिससे कि जो है वो मैन्यूस्क्रिप्ट खाली हो जाए, एक तरीके से स्क्रिप्ट खाली नहीं ना, वो जो उस पर लिखता था वो चीज़ खाली हो जाए और उसके ऊपर फिर वो नई इन्फॉर्मेशन को लिख सके, ठीक है। लेकिन एक सेंचुरी लेटर यानी कि करीब ये कह रहे हैं कि उसके फिर 100 साल बाद जो है कह रहे हैं कि पेपर इतना सस्ता हो गया था कि अगर आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो आपको वो पेपर में रैप करके दे देता है, ठीक है। हम आज भी देखते हैं, आप कुछ भी खाते हैं, अगर ये चाट पकौड़े जो ठेले लगते हैं उनमें आप देखेंगे कि वो आपको क्या करेगा, वो आपको समोसा टिक्की चाट वगैरह जो होते हैं वो अक्सर पेपर पर रोल करके दे देता है और आप उसे बड़े चाव दिखाते हैं। तो पेपर की वैल्यू ऐसी हो गई थी। एक टाइम था कि पेपर के ऊपर के लिखे हुए इन्फॉर्मेशन को वॉश ऑफ करा जाता था ताकि पेपर का इस्तेमाल हो सके, लेकिन 100 साल बाद ही इतना चेंज हो गया कि पेपर जो है वो इतना सस्ता हो गया कि उस पर खाना परोसा जा रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर इसमें कही गई है। When was paper more expensive and easily available in 13th century and 14th century? कब पेपर एक्सपेंसिव था और आसानी से अवेलेबल था, 13th सेंचुरी में 14th सेंचुरी में? ये एक सवाल है, इसके बाद इसका जवाब आप देना है आपको। पीपल यूज टू राइट होली टेक्स्ट, लोग जो थे वो होली टेक्स्ट लिखा करते थे। क्रॉनिकल्स, जो रूलर्स के जो शासन हुआ करते, शासक हुआ करते थे, राजा महाराजा हुए थे, उनके किस्से कहानियां लिखे जाते थे पेपर्स के ऊपर। कुछ खत लिखे जाते थे, जो ऋषि मुनियों के द्वारा जो टीचिंग्स होती थी
उनको लिखा जाता था। कोई पिटीशन अगर लिखी जा रही है या कोई जुडिशियल रिकॉर्ड लिखे जा रहे हैं तो वो उनको लिखा जाता था उन पेपर्स के ऊपर। आप अंदाजा लगा ली कि पेपर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है। एंड फॉर रजिस्टर ऑफ अकाउंट एंड टैक्सेस, यानी अकाउंट यानी खातों को और अकाउंट्स को जो है वो लिखने के लिए जो है वो इस्तेमाल होने लगा पेपर्स का। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल्स, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। अब जो डॉक्यूमेंट्स लिखे जा रहे थे ना वो होते थे मैन्युस्क्रिप्ट्स, यानी कि हाथ से लिखी हुई जो भी चीजें हैं वो सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गई। तो उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को क्या था, कलेक्ट करते थे कौन, वेल्दी पीपल्स कलेक्ट करा करते थे। रूलर्स, मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स में ये सारी चीजें रखी जाती थी ताकि लगे कि हाँ हमारे पास इतिहास हैं पढ़े हुए अवेलेबल हैं हमारे पास। कुछ लोग जो हैं वो वेल्दी पीपल्स हैं, कुछ रूलर्स थे, मोनेस्ट्रीज वाले लोग थे, वो अपने पास रखा करते थे कि भाई हमारे शासन काल की कहानी है तो ये हमारे पास रखी हुई है। देवर प्लेस इन लाइब्रेरीज, और उनको आर्काइव्स में रखा गया। कुछ चीज़ों को जो है वो उनके लिए कुछ पुस्तकालय बना दिए गए हैं, कुछ आर्काइव्स बना दिए गए हैं। हमारा एक दिल्ली में भी एक नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्काइव है, वहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो सब रखे हुए हैं। आर्काइव्स होते क्या है, बेसिकली एक प्लेस होती है, डॉक्यूमेंट वहाँ पर रखे जाते हैं या मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होते हैं वहाँ पर रखे जाते हैं। टुडे ऑल नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट जो भी हैं, जो भी केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार हैं, उनके अपने अपने जो है वो आर्काइव्स हैं जहाँ पर सारे पुराने ओल्ड रिकॉर्ड्स और जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको जो है वो सेफली रखा जाता है। बेसिकली 1950 से जो हमारे जो भी बजट प्रेजेंट हुए हैं ना, उन सब का रिकॉर्ड भी आपको आर्काइव्स में देखने को मिल जाएगा। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको आर्काइव्स में देखने को मिल जाती हैं। These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use. यानी ये manuscripts और जो documents हैं ना, हमें बहुत सी informations provide कराते हैं historians को। historical होते क्या है वो सारी चीज़ें, यानी यही तो है historians जो होते हैं वो बहुत सी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन को जो है वो गैदर करते हैं और उसको एनालाइज करने के बाद जो है वो अपना डॉक्यूमेंट को जो है वो लिखा करते हैं। पूरी किताबें लिखी हुई होती हैं, बट दे आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू यूज़। उनको हिस्टोरियंस उसको उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को, डॉक्यूमेंट्स को काफ़ी हद तक कुछ हद तक डिफिकल्ट भी होता है कि हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसके बारे में हमें देखेंगे कि देयर वर नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीज मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय हैंड। वो डिफिकल्ट होता है क्यों, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, ठीक है, कि छपाई हो जाए, ठीक है। उस समय सारा काम जो होता है वो स्क्राइब्स के थ्रू होता था, यानी स्क्राइब्स के थ्रू होता था। स्क्राइब्स क्या पर्सन होते थे कि उनको हाथ से लिखा जाता था उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को। यानी सपोज किसी कोई एक चीज़ है, कोई एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, अब उसको स्प्रेड करना है, आप उसको उस इंफॉर्मेशन को बाहर ट्रांसफर करना चाहते हो या कोई और उस चीज़ को देखना चाहता है, तो भाई अब एक बंदे के पास एक डॉक्यूमेंट है तो फिर उसी के पास रहेगा। वो दूसरे तक कैसे पहुंचेगा डॉक्यूमेंट। इस चीज़ के लिए जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट्स दो छपती थी और उनको लिखते थे स्क्राइब्स में, यानी कि उनको हैंड से ही लिखा जाता था, ठीक है। तभी तो जाएगा भैया, अब हाथ से लिखना कोई आसान काम तो है नहीं, ठीक है, इसको हम समझते हैं अभी। इफ़ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क यू वुड नो दैट दिस इज नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। आप घर पर आप अक्सर अपनी क्लास में अपने दोस्त से बुक ले लेते हो, कॉपी नोटबुक ले लेते हो और उसमें जो कुछ लिखा हुआ होता है फिर उसको अपनी कॉपी में उतारते हो। आसान काम तो है नहीं। ये अक्सर हम लोग करते थे जब प्रैक्टिकल्स हुआ करते थे, साइंस के जो एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे, प्रैक्टिकल्स हुआ करते थे, तो 3-3 4-4 एक्सपेरिमेंट एक साथ लिखते थे, तो भाई कितना मुश्किल होता था। या आपने जब भी कोई ग्रेजुएशन करी होगी तो आपने उसमें असाइनमेंट्स लिखे होंगे, तो काफ़ी हद तक उसमें एक टाइम कंज्यूम होता था लिखने में दोबारा। तो वही आसान काम तो था नहीं, ये तो आपकी बात है। और पुराने टाइम पे तो पेपर भी नहीं हुआ करते थे, प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं हुआ करती थी, तो भाई तब कैसे लिखे जाते हैं और इतने सारे लोगों तक कैसे इन्फॉर्मेशन पहुंचती होगी। तो उसमें क्या होता था कि कभी कभार हमें समझ नहीं आती थी भाई हमारे दोस्त ने क्या राइटिंग लिखी, भाई क्या लिखा हुआ, ये चीटी की टांग हमें अक्सर कहते थे, वर्ड यूज़ करते थे कि भाई चीटी की टांग में ये लैंग्वेज लिखी हुई है, हमें तो समझ नहीं आ रही, पल्ले नहीं पड़ा रही कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो समटाइम यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग एंड फोर्स टू गेस व्हाट इज रिटन। तो हमें अंदाजा लगाना पड़ता था कि इसने क्या लिखा हुआ है, बैड लिखा है कि डैग लिखा हुआ, पता नहीं क्या लिखा हुआ। तो ये समझने में काफ़ी हद तक टिपिकल हो जाता था क्योंकि फॉन्ट और राइटिंग स्टाइल डिफरेंट हुआ करते थे। एज अ रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन कॉपी ऑफ फ्रेंड वर्क। यानी कि अब जब राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो भाई थोड़ा बहुत कंटेक्स्ट इधर का उधर चला जाएगा, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग इज समवॉट सिमिलर। तो मैन्युस्क्रिप्ट जो थी वो कुछ हद तक ऐसे ही हुआ करती थी कि आप किसी एक डॉक्यूमेंट को देखकर उसको वैसा ही उतार रहे हो, लेकिन
पर्शियन में कैसे लिखी हुई है, क्या लैंग्वेज लिखी हुई है, ये तो समझ के बाहर ही थी, तो भैया उसको वैसे का वैसा ही उतार दिया। लेकिन कहीं पर कुछ फॉन्ट समझ में नहीं आया तो उन्होंने अपने कंटेक्स्ट, अपना दिमाग लगा के उन्होंने सोचा कि ये चीज़ ऐसे लिखी होगी, तो उन्होंने उसको वैसा ही का वैसा लिख दिया। As scribes copied manuscripts, they also introduced small changes, a word here, a sentence there। यानी कि अब मैन्यूस्क्रिप्ट जो लिखने वाला है ना, तो भाई अब इतना सीरियस काम कोई नहीं लेता, ठीक है। ये भी हम करते थे कि भाई लिख दो, जैसा भी है लिख दो, बस काम हट गया है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स में जब समझ में नहीं आती थी तो कभी कभार वो इधर की उधर हेर फेर हो जाती थी, कहीं एक शब्द उठा के इधर लिख दिया और कोई इनसे वहां से सेंटेंस उठा के उन्होंने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पर पूरा मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो थोड़ा सा बदल गया, उसमें एक चेंज आ गया। और यही स्मॉल डिफरेंस जो है वो ग्रीव ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग अंटिल मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ द सेम टेक्स्ट बिकेम सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो जब एक सेंटेंस और एक वर्ड इधर से उधर कर दिया और यही प्रोसेस चलता रहा सेंचुरीज तक, अंटिल मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो थी वो सेम टेक्स्ट की जो है वो एक दूसरे से अलग हो गई, इसी वजह से कि भाई एक सेंटेंस इधर लग दिया, वर्ड उधर का उधर डाल दिया, हेर फेर कर दी, भाई ये कॉन्टेक्स्ट पूरा जो टेक्स्ट था वो बदल गया एकदम से, पूरा का पूरा टेक्स्ट जो था वो इधर से इधर हो गया, हेर फेर हो गई उसमें, और वो वैसे का वैसा ही चलता रहा। दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ द ऑथर टुडे। एक सीरियस प्रॉब्लम थी, क्यों? क्योंकि हमको बहुत ही रेयर होता था भाई ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स का मिलना, जो ऑथर ने लिखा, भाई जिसने इसको लिखा है ओरिजिनली, जिसने उसको लिखा है उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स का मिलना बहुत ही डिफिकल्ट होता था, बहुत ही रेयर होता था। तो वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्राइब्स, यानी जब वो स्क्राइब्स लिखा करते थे तो ओरिजिनल तो हमें मिलते नहीं थे, और जो उसकी डुप्लीकेट कॉपी हुआ करती थी जो स्क्राइब्स में लिखी गई जाती थी, हाथों से बाद में लिखी जाती थी, उसमें होती थी हेर फेर, क्योंकि फॉन्ट आपको समझ में नहीं आया, आपने जो है सेंटेंस इधर का उधर कर दिया, वर्ड इधर का उधर कर दिया, तो हमें उसी पर डिपेंड रहना पड़ता था, जिसकी वजह से हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट इज द ऑथर हैज ओरिजिनली रिटन। तो इसी वजह से तथ्यों को पूरी तरीके से परखने के लिए हिस्टोरियंस को जो था वो कई सारी चीज़ों का रेफरेंस लेना पड़ता था, ताकि समझ में आ सके कि सही बात क्या है, मुद्दे की बात क्या है, असल बात क्या है, घूमी फिरी बात वहां से हटाकर उसको एक सही डॉक्यूमेंट और एक सही राइटिंग का पता चल सके कि हाँ ये रियल फैक्ट है, ये फैक्ट थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो ट्विस्ट करा हुआ है, तो ये फैक्ट अलग है। इसीलिए जो है हिस्टोरियंस जो थे कई सारे सोर्सेज का इस्तेमाल करा करते थे समझने के लिए कि असल में असली टेक्स्ट कौन सा है और असल मीनिंग क्या है, क्योंकि स्क्राइब का मामला इतना आसान नहीं होता, हाथ से लिखना, और वो भी स्क्राइब को छोटे मोटे तो टाइम पीरियड के थे नहीं, राजा के लिए पूरी पूरी कहानियां जो लिखी जाती थी, जो उनके साथ प्रशंसा, उनकी जो प्रशस्तियां लिखी जाती थी, वो कोई छोटी मोटी तो थी नहीं, कम से कम अच्छे खासे पेजेस की हुआ करती थी, तो वो उसको समझना हो, कैसे समझेंगे, तो भैया इसलिए वो कई सारे चीज़ों का रेफरेंस लिया करते थे। अब पीछे आपने एक इमेज देखी थी, इसको डिस्कस करना रह गया था, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर एक ये बुजुर्ग शख्स आपको नजर आ रहे हैं जो कुछ लिखाई का काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? इसको पेंटिंग, इसमें दे रखा है कि अ पेंटिंग ऑफ अ स्क्राइब मेकिंग अ कॉपी ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट, नॉट कॉपी ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी कि एक पेंटिंग है जिसमें आपको ये दिख रहा है कि एक स्क्राइब है, ये बुजुर्ग, इनको स्क्राइब यानी लिखने वाले पर्सन को जो है वो स्क्राइब कह रहे हैं, और इसी की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये बुजुर्ग जो थे एक मैन्यूस्क्रिप्ट की कॉपी बना रहे हैं। दिस पेंटिंग इज ओनली 10.5 सेंटीमीटर बाय 7.1 सेंटीमीटर। जो ये पेंटिंग है इन साइज में, यानी कि जो पेंटिंग आपको यहाँ पर दिख रही है वो करीब 10.5 से लेके 7 सेंटीमीटर की है। कितनी सी होगी? आप इस स्केल पे मेजर करके देख लो कि 10/7 का स्केल आप मेजर करके देख लो, 10/7 की एक पेंटिंग कितनी सी होती है। क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होने की वजह से इसको कह दिया गया मिनिएचर। और मिनिएचर पेंटिंग्स जो थी वो कभी कभार यूज्ड टू इलस्ट्रेट द टेक्स्ट ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट्स के टेक्स्ट को इलस्ट्रेट करने के लिए वो मिनिएचर पेंटिंग्स दिखाई गई थी। बहुत ही ब्यूटीफुल हुआ करती थी। इनको बाद में जो है वो कलेक्ट कर लिया गया। कलेक्टर्स ऑफन टुक द मैन्यूस्क्रिप्ट एंड अपार्ट एंड सोल्ड जस्ट द मिनिएचर। तो इसमें क्या होता था, जो कलेक्टर्स हुआ करते थे वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को तो वो अलग रख लिया करते थे, और जो उसकी जो मिनिएचर हुआ करती थी उसको बेच दिया करते थे। तो ये आपको दिख रही है, देखिए ये राइटिंग है, ये पूरा छोटा सा आपको दिख रहा है, ये एक 10/7 10/7 का एक पूरा इनका एक मिनिएचर दिखाया गया है। उसमें ये नजर आ रहा है कि ये स्क्राइब जो है किसी मैन्यूस्क्रिप्ट की कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, अब ये और देख लेते हैं, फिर हम इस वीडियो को एंड कर देंगे। ऑन ओकेजन ऑथर रिवाइज्ड देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स। ओकेजन्स पे कभी कभार जो ऑथर्स होते हैं वो अपने क्रॉनिकलर्स को जो है वो रिवाइज भी करा करते थे। ठीक है,
14th सेंचुरी में क्रॉनिकलर थे जिनका नाम था जियाउद्दीन बर्नी। इन्होंने अपना क्रॉनिकल लिखा था 1336 में, यानी 14th सेंचुरी में, मिड 14th सेंचुरी हम मान सकते हैं कि मिड 14th सेंचुरी 1356 में इन्होंने अपना जो था वो पहला क्रॉनिकल लिखा था जियाउद्दीन बर्नी ने, ठीक है। और उसके 2 साल बाद इन्होंने एक और वर्जन लिखा था। तो दोनों ही वर्जन जो थे फ्रॉम ईच अदर, द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर, दोनों ही जो थे वो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। यानी 1356 में जो लिखा उन्होंने क्रॉनिकल और 1358 में जो क्रॉनिकल लिखा, वो दोनों डिफरेंट थे आपस में, लेकिन लिखा सेम ही था, लेकिन डिफरेंट थे फिर भी। अब डिफरेंट तो बट हिस्टोरियंस डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन। अब 1356 में जो उन्होंने वर्जन लिखा था ना, क्रॉनिकल लिखा था, उसका उन्हें कोई फर्स्ट वर्जन, उसका कोई उन्हें कोई उस क्रॉनिकल का जो है उन्हें कोई एविडेंस मिला नहीं कि वो ओरिजिनल वाला डॉक्यूमेंट कहाँ पर है। अंडर 1960 था, 1960 के बाद मिला, जो कि काफ़ी, क्योंकि लाइब्रेरी के कलेक्शन में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए होते हैं, उसमें कहीं मिस हो गया था, जो कि 1960 में मिला ये 1356 वाला क्रॉनिकल। तो वो उनको कंपैरिजन करने के बाद ये पता चला कि भैया 2 साल में कहानी बदल गई, 2 साल में ही जियाउद्दीन का अपना लिखा हुआ क्रॉनिकल जो है वो बिल्कुल बदल गया, वो डिफरेंट था एक दूसरे से। इस बारे में हमें पता चलता है 1960 में, जब हमें ओरिजिनल वर्जन यानी कि पहला वाला वर्जन मिला था जियाउद्दीन बर्नी का, जो 1356 में उसने लिखा था। अब यहाँ पर एक इमेज दे रखी है, ये कह रहे हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ हैंड राइटिंग थी। अब फॉन्ट की बात करें ना कि राइटिंग का स्टाइल डिफरेंट था, तो समझ में नहीं आती थी कई सारी चीज़ें, तो इसी की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये एक अरबिक में रीडिंग ऑफ पर्शियन एंड अरबिक डिफिकल्ट थी, काफ़ी हद तक डिफिकल्ट थी, पर्शियन को अरबिक को समझना काफ़ी डिफिकल्ट था। तो यहाँ पर एक इमेज दिखी हुई है लेफ्ट में, जो कि एक लिखा हुआ है नेस्टैलिक स्टाइल ऑन द लेफ्ट, वो काफ़ी कर्सिव और ईजी है, यानी कि ये वाला, ये काफ़ी कर्सिव फॉर्मेट में लिखा हुआ है और ईजी है इसे समझना, ईजी लग रहा है, कुछ ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखा हुआ। लेकिन जो राइट साइड में लिखा हुआ जिसका नाम है शिकस्ते, ये जो है वो काफ़ी डेंसर एंड मोर डिफिकल्ट है। अब आप यहाँ पे इसका फॉन्ट स्टाइल आप देख सकते हैं बखूबी कि कितना थोड़ा सा टिपिकल है, कंजेस्टेड तरीके से यहाँ पर वर्ड्स का इस्तेमाल करा गया, यूज़ करा गया उनको, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है और ऐसे ही फॉन्ट को समझना मुश्किल हो जाता है। तब हिस्टोरियंस अपना दिमाग लगाते हैं, तो जब हिस्टोरियंस अपना दिमाग लगाते हैं तो हो सकता है थोड़ा सा व्यू पॉइंट डिफर हो जाए, और डिफर होने की वजह से पूरा डॉक्यूमेंट चेंज हो जाता है। तो ये इस तरीके से उन्होंने बताया कि ये उनके सोर्सेज थे और सोर्सेज को पढ़ना काफ़ी इतना आसान नहीं होता था, इसलिए हिस्टोरियंस जो थे वो कई सारे डॉक्यूमेंट्स का रेफरेंस लिया करते थे असल बात तक पहुंचने के लिए। ठीक है, वीडियो हो गया बहुत लेंथी मुझे यकीन है, और मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ। ये रहेगा पार्ट 1, पार्ट 2 में जल्द ही मिलता हूँ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने पार्ट 2 में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।